मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 257वें अंक में आज 9 मई के अपराह्नकालीन अंक में आप सभी को भैया राम राम। आज मैं चर्चा करूंगा श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड की एक पंक्ति की, जिन मोह मारा ते मैं मारे। मित्रों, आप सबको मालूम ही है, इस पंक्ति का उदाहरण भैया हमारे रक्षा मंत्री हैं श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने विश्व को, पूरी दुनिया को एक संदेश देने के ताई था कि कैसे हमारे भैया भारतीय सुरक्षा बलन ने जो 22 तारीख को हमारे देश के पर एक उनके आतंकवादी ने एक कायराना राक्षसी हमला करो, धर्म को आधार बना कैसे मोड़ा मोड़ उनकी हत्याएं करी, और भारत ने और भारतीय लोगों की भावनाओं के आधार पर भारतीय सुरक्षा बलों, भारतीय राजनीतिक नेतृत्व ने किस प्रकार उन सबसे बदला लेने के लिए अब 2 दिन पहले उनके ऊपर जो कार्रवाई करी, वह कार्रवाई के संबंध में एक पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट तरीके से बता दिया कि जिन्होंने हमें मारा था, मतलब आतंकवादी ने, उन्हीं को हमने मारा है। हमने पाकिस्तान के भैया का हुआ आदमी को ना मारूं, काऊ निर्दोष जो किसी का दोष नहीं था वहाँ कोई हमला ना करो, किसी भी उनके सुरक्षा बलों के प्रतिष्ठान पर हमला ना करो। केवल जो आतंकवादी जहाँ पलते पोसे जाते, जहाँ प्रशिक्षण मिलते हो, उन मदरसन को, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो उनके बड़े बड़े परिसर हों, और जहाँ वो लॉन्च पैड जहाँ से वे भारत में घुसे करते, और जहाँ उनकी सारी ट्रेनिंग वगैरह सब होती, ऐसे ही सभी 8-9 जगहों को ध्वस्त करने का काम किया। और बाद में भैया उन आतंकवादी बड़ी संख्या में 72 हुरन के पास हो गए, जो सबको मालूम है, और उन शीर्ष आतंकवादियों के परिवार वाले मारे गए, और वे कैसे फों करके रोए रहे। वो दृश्य देख कर निश्चित ही भारत ही नहीं, विश्व के हजारों लाखों जो इन आतंकवादियों से पीड़ित है, उनके परिवार के लोगों को जो तसल्ली मिली हुई, चाहे वे अमेरिका में हो, चाहे जर्मनी में हो, चाहे इटली में हो, चाहे भैया श्रीलंका में हो, म्यांमार में हो, और चाहे वे इजराइल में हो, सबके दिल को, और हमारे देश के लंबे समय से जो आतंकवादियों की जो घटनाओं के कारण अपने बच्चन को खो, अपने परिवारजनों खो, ऐसे सभी लोगों को निश्चित ही उनके हृदय को बड़ा प्रसन्नता अनुभव भई हुई। लगातार मैं आप सबसे कहता हूँ, जो व्यक्ति, जो समाज, जो देश अपनी नीति, अपनी रीति, अपने बुजुर्गों के सिखाए रास्ते को और अपने इतिहास को याद नहीं रखता, इतिहास पर ना चलता है और अपने सिद्धांत पर ना चलता है, वो देश आने वाले समय में, वो कौम, वो राष्ट्र समाप्त हो जाती, इतिहास की वस्तु हो जाती, उसे कोई याद नहीं रखता। ऐसे बहुत से दुनिया में बड़ी बड़ी संस्कृति, भारत संस्कृति देख लो, आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है, आधुनिक ईरान के रूप में, उनने अपनी सिद्धांत, अपनी नीति, अपनी रीति और अपने संस्कार, अपनी संस्कृति छोड़ दी। मिस्र देख लो आप, जिनने पिरामिड बनाए, 6 महीना में वे ख़त्म हो गए, और आज कैसे उनका कहीं कोई नाम नहीं है उस संस्कृति का। रोम का कहीं कोई नाम नहीं है, मट्टी में मिल गई। ऐसी विभिन्न चीज़ें देखेंगे, लेकिन एक मैंने पिछले अंक में भी कहा था, सारे जहाँ से हिंदुस्तान, कुछ हस्ती हमारी मिटती नहीं। इस दौरे जहाँ पूरा एक ज़माना हमारे खिलाफ रहा, अब वो दौर रहा जिस दौर में खिलाफ करने जो हमारे खिलाफ थे, उन लोगों ने मिस्र, ईरान, फारस, सबको, अफ़गानिस्तान, ऐसे सभी संस्कृतियों को ध्वस्त करते हुए, मिटाते हुए किस प्रकार पूरे विश्व में अपना परचम लहराया था। लेकिन एक हम हैं कि लगातार खड़े रहे, जूझते रहे, उनसे संघर्ष करते रहे, आज भी खड़े हैं। उसका दद्दा एक ही भैया मैं आप सबके समक्ष ध्यान दिवाना चाह रहा हूँ, और आपको गौरव भी होना चाहिए अपनी संस्कृति के। रामायण कालीन समय से हमारे जो हनुमान जी ने किस प्रकार एक उड़ान भर के ऐसे ही आतंकवादी, ऐसे ही लोगों की लंका, ऐसे ही दुष्टन की, अधर्मन की लंका को जराओ, और वहाँ जाके जो बात कही, उनने पहले ईमानदारी, जिन मुझे मारा ते मैं मारे, जिनने मुझे मारा मैंने उसी को मारा है। इसके बाद आप यदि नहीं समझोगे, नहीं समझौता करोगे, नहीं सही रास्ते पाओगे, तो फिर
तैयार रहो, पूरी लंका जलेगी। और आप सबने इसे महाभारत काल में भी देखा होगा, हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजन ने, हमारे योद्धन ने अपने बुजुर्गन के सिखाए इन सिद्धांतन को कौ ना छोड़ो। चाहे राजा पुरु हो सिकंदर के सामने, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो मोहम्मद गौरी गजनबी के सामने मध्यकाल में, चाहे छत्रपति शिवाजी हों, महाराजा रणजीत सिंह हों, गुरु गोविंद सिंह जी हों, एक बड़ी लंबी श्रृंखला है। हमने अपने सिद्धांत ना छोड़े, हमने उन सिद्धांतों को निभाने के चक्कर में पराजय स्वीकार करी, धोखो खाओ, बहुत बहुत हमने अत्याचार सहे, लेकिन हमने सच्चे ईमानदारी धर्म को कौ ना छोड़ो। हमने कभी भी पीठ दिखाते दुश्मन पर हमला ना करो। बाने अगर पैर पकड़ ले, 17 फेरा हमारे पैर पकड़े, हारो हमने छोड़ दो 17 फेरा। कभी भी हथियार जब तक दुश्मन ना उठावे तब तक उस पर वार नहीं किया, निहत्थे पर कभी वार नहीं किया। महाभारत में आप देख लो कई बार इस तरह की बहुत घटनाएं हमारे मिलती हैं। आज वो घटनाएं हमको इसी संघर्ष के काल में भी याद आना चाहिए भैया, और हर बड़े बूढ़े को, अपनी नई पीढ़ी के लोगों को याद दिलाना चाहिए कि देखो भारत कितनी प्राचीन अपनी परंपरा को निभा रहा है। और जब तक पाकिस्तान ने भारत पर हमला नहीं किया, क्योंकि भारत में तो भैया कोई हो ही ना आतंकवादी अड्डा, और वो करते किस पे भी, और उनने जब भारतीय शहरों पर कल रात जो हमला करा, अवंतीपुर, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, चंडीगढ़, भुज, जालंधर, लुधियाना, एक असफल प्रयास किया। किस प्रकार भारतवर्ष के सुरक्षा बलों ने, भारतवर्ष के वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित किए गए हथियारों ने, हमारे राजनीतिक नेतृत्व की संकल्प शक्ति ने भैया, और पूरे देश की इच्छा शक्ति ने उन हमलों को किस प्रकार असफल किया, और उनके किस प्रकार HQ-9 चीनी एयर डिफेंस हों, चाहे वे अवाक्स हों, उन सबको मट्टी में मिलाओ। और आप सबको जान के जो भैया बड़ा गौरव हो, गर्व होगा अपने सुरक्षा बलों पे कि अब हमारे सुरक्षा बल भौतिक रूप से उनके देश में ना गए हैं। हमारे हनुमान जी के रूप में जो मिसाइलें जा रही हैं, वे उनकी लंका में आगी लगाए पड़ी हैं, और उनकी दर्जनों शहर जल रहे हैं। मित्रों, मैंने पिछले अंक में दद्दा आप सबके जौहरे आओ तो मैंने कही कि कैसे चाणक्य ने साम दंड भेद, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कभी लड़ाई में कि लड़न से पहले अपने दुश्मन को साम दाम दंड भेद। इसमें मैंने पिछली बार दाम शब्द का उपयोग नहीं किया था। आज मैं आपको इस संघर्ष में किस प्रकार दाम और भेद की नीति को अपनाते हुए भारतवर्ष लंबे समय से संघर्ष की तैयारी कर रहा हूँ। हमारे जो अधर्मी दुश्मनों की समझ में ही ना आ रहा हो, जो समझ रहे हैं मोदी जी जब विदेशन में जाते हैं इसी घूमन सैर सपाटू करने जाते हैं। मोदी जी एक एक अपनी विदेश यात्रा केवल और केवल राष्ट्र के राष्ट्रीय व्यक्तियों के हित में लगाते थे। आज वो समझ में आ रहा हो कहाँ से भी कैसे हथियार लाए, S-400 और अन्य हथियार। आज विश्व के सब देशों से अच्छे क्वालिटी के हथियार हम सबके पास है, राफेल है, और हमारे वैज्ञानिकों ने एक आधुनिक हथियारन की खुद बनाए के और कैसी एक श्रृंखला खड़ी करी है। वो श्रृंखला खड़ी ना करी। आज युद्ध इस संघर्ष काल में भारतीय संस्थानों की, भारतीय जनता की, हम सबके बच्चन की, हम सबके धन संपदा की, हमारे राष्ट्र की, हमारे धर्म की किस प्रकार वे जो आधुनिक जो हमारे हथियार हैं, जो हम स्वनिर्मित हैं, मेक इन इंडिया का जो नारो मोदी जी ने दो बाके द्वारा निर्मित हैं, वह कैसे प्रहार कर रहे हैं, कैसे हम सबकी सुरक्षा कर रहे हैं, ये देख के हम सबका मन निश्चित ही गर्व से भर उठेगा। तो मैं एक जो बात कह रहा हूँ कि कैसे दाम शब्द का प्रयोग किया। दाम मतलब हम अपने शत्रु के, कोई शत्रु है कमज़ोर है, बाको अपने दाम से मजबूत कर सकते हैं, अपनी सलाह से मजबूत कर सकते हैं, अपनी समर्थन से मजबूत कर सकते हैं। ये हम सब देख रहे हैं कैसे BLA धीरे धीरे सन 14 के बाद मैं दद्दा आपको लगातार कहता हूँ, और मैं फिर कहता हूँ, आप सब कहते होंगे, जो जय बात को दोहराते रहते हैं कि जो भारतवर्ष के राजनीतिक इतिहास में द्वितीय काल है भैया, सन 1947 से 2014 लो, जो भाव मैं बाकी चर्चा ना करूँगा, आप सब जानते हैं का भाव। राष्ट्रीय हिस्सा पहले उनके ताई अपनों हित, अपने लल्ला को हित, अपनी लल्ली को हित, अपने वंश को हित, अपनी जबस केवल इतनी ही
देश को हित सबसे पीछे होते, लेकिन 14 के बाद ऐसी सरकार, ऐसा नेतृत्व हम सब ने बैठा रो भैया देश में। बा को ना कोई लल्ला हो ना लल्ली ही, ना कोई जाति, बा को केवल और केवल राष्ट्र की जनता का है। और बाप है जो बैठ के उनने जो कार्रवाई शुरू करी इस तरह की, देश के विदेशों में संबंध बनाए कर ऐसे अपने दुश्मन को मित्र बनाने की, वो हम सब देख रहे हैं कैसे। जो अफगानिस्तान भैया हमारो एक तालिबान दुश्मन कहो जाते हो, यही पाकिस्तान बारे कहते रहते कि बेजाएंगे। आज वह अफगानिस्तान किस प्रकार केवल अपनी मदद के बल पर अफगानिस्तान को अपनी ओर कर चुको है कि वे अफगानी आज पाकिस्तान की जो कमर हमारे सुरक्षा बल, हमारे हनुमान जी तोड़ रहे हैं, गदा जो अपनी चला के, और जो ड्रोन और जो मिसाइलें जाए के उनकी कमर पर पड़ रही हैं, किस प्रकार वे सब प्रसन्नता को अनुभव कर रहे हैं, जो हम सबको समझना चाहिए। जो बहे चाणक्य की नीति, हमारे बुजुर्ग चाणक्य, साम दाम दंड भेद, कैसे बीएलए इतना सशक्त है कि आज पाकिस्तान की मिलिट्री का लगातार मिलिट्री के लोगों को 72 हुओं के पास भेजने का काम करे। आप सब देखा कैसे रोड पाकिस्तान से संपर्क मार्ग काट के तोड़ के उनके सुरक्षा बलों को, गाड़ियों को आईडी से उड़ा कर उनको जहन्नुम पहुंचा रहा है। ये हम सबको समझ में आना चाहिए दद्दा कि ये कुछ चीज़ें होती हैं, इनको समझना चाहिए, ना कही जाती हैं और ना इनके बारे में बताओ जाता है, लेकिन समझ लेना चाहिए, हम सबको समझ लेना चाहिए कि आखिर ये इतने बलशाली कैसे हो गए। पहले तो ये तेनाई बहुत दिनों से पाकिस्तान की 40-45% भूमि है इन बलोचन के पास। बलोच लिबरेशन आर्मी इतनी मजबूत हो गई है कि पाकिस्तान के फौजी होता है ड्यूटी करने में उनकी पैंट गीली होने लगी है। जो सब हमको समझो भेद आप देख रहे हैं भैया, भारतवर्ष अपनी कार्रवाई कर रहा हो तो उनके पंजाब प्रांत पे कर रहा हो, जाता 90% हमला पंजाब प्रांत पे कर रहा हो। वह खैबर पख्तूनख्वा में न जा रहा हुआ है कि बहू के लोग बहुत नाराज हैं। पाकिस्तान की जो पंजाबी लाबियों में भैया जो अशराफ वर्ग है, मैं आपको कहता हूँ जो उच्च वर्ग का हो जाता है, इन लोगों को वही सब हावी हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे वहाँ को औद्योगिक हो, चाहे राजनीति हो, और वही सब हैं हावी। तो उनसे सब नाराज हैं। सिंध के लोग, बलूच लोग, खैबर पख्तूनख्वा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो अफ़गान बॉर्डर पर इनको जब तब आप देखा तो इनको उड़ाते रहते हैं। वे होता है हमला भारत के सुरक्षा बलन ने कतई ना करो है। जा भेद को समझो और ये समझ में आना चाहिए कि चाणक्य नीति को किस प्रकार, मैंने पिछले अंक में कही भैया हमारो राजनीतिक नेतृत्व ने कतई घोट मीज के कतई उसी को अक्षर सा उस पर चल रहे हैं, लंबे समय से चल रहे हैं। इसके परिणाम आपको संघर्ष में नजर आने लगे होंगे। मित्रों, मैं लगातार आपका ध्यान अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं की ओर, अपनी जो हमारे पूर्वजों ने हमें रास्ता दिखाया है उस पर चल कर ही हम ले सकते हैं, कर सकते हैं। और हमारा अगर एक यह है वसुधैव कुटुंबकम का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम बिल्कुल रहेंगे। आप पे जब मुसीबत आएगी, अफ़गानिस्तान में जब भूकंप आया, पाकिस्तान में भूकंप आया, वो चाहे कहूँ भूकंप आओ, टर्की में आओ, हमारा दुश्मन देश है, हमारा हमेशा विरोध करने हम सबसे पहले पहुँचे मदद करने। वो हमारा संस्कार है, वो हमारा भाव है। लेकिन हमारा ये भी है कि हम 2 बार समझाते 100 गालियाँ खा सकते हैं। महाभारत का वो एक प्रसंग आपको याद होगा, और किस प्रकार भगवान कृष्ण ने 100 गालियाँ उसको माफ़ की थी, और 100 गालियों के बाद किस प्रकार सुदर्शन चक्र चलाए के भैया अपनों और बाकी गर्दन काटी। वो प्रसंग हमें महाभारत में याद आओ। वो सगो हो, रिश्तेदार हो, लेकिन बाय ना छोड़ो तो तुम तो बहुत दूर की चीज़ हो। खून वंश डीएनए सब हमारा हो, लेकिन तुमने अपनी संस्कृति छोड़ दी, तुमने अपने संस्कार छोड़ दे। बाको नतीजा पाकिस्तान आज भिखमंगे की स्थिति में भोग रहा है, कमर टूट चुकी है। आने वाले संघर्ष और अगले चरणों में बढ़ेगा। ये पाकिस्तान ने और दुस्साहस करने का प्रयास किया तो दद्दा वह देखियो कतई मट्टी में, जैसे योगी जी ने कही नाई घर के विधानसभा में कि एक एक आतंकवादी गुंडे बदमाशों को, माफिया को मट्टी में मिला दूंगा। तो भैया मोदी जी ने जो चेतावनी दी है, बाकी गंभीरता को याद रखो। भारत उसी ओर बढ़ रहा है। ये अब समझ में ना आई दुश्मन के,
तो उनका बहुत बुरा हाल है। फिर जो ना रहेगी जिन मोह मारा ते में मारे, फिर तो जो सामने आवे वो बेई धर जाएंगे पछारे। मित्रों, मैंने आज जो आपके समक्ष ये बात रखने का प्रयास किया, यदि आपको दद्दा जो अच्छी लगी हो तो मेरा अनुरोध है कि जो आप लाइक करियो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन में जो बिल्लात नंबर तुम्हारे सबके रहते हैं वहाँ में शेयर कर दियो। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना करो, हनुमान जी की तरह और एक भारत माता की जय बोल के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। और अगले अंक में मैं आपको जानकारी एक परख दूंगा किस प्रकार जय युद्ध की चोट तो पाकिस्तान पे पड़ रही है, भारत जो बदलो ले रहा हो, लेकिन जाको दर्द चीन में ज़्यादा हो रहा है। और क्यों हो रहा हो और कैसे हो रहा हो, जो दर्द चीन को बड़े लंबे समय तक याद रहेगा, प्रताड़ित करेगा। और किस प्रकार मैंने लगातार कहता हूँ युद्ध अभी उस चरण में नहीं पहुँचा, लेकिन जब युद्ध कोई देश लड़े, हम अभी भी चाणक्य की साम दंड भेद नीतियों के आधार पर इस संघर्ष को लड़ रहे हैं। लेकिन युद्ध अगले चरण पहुंचता है तो भारत इस युद्ध को ऐसे समाप्त नहीं करेगा, युद्ध की पूरी पूरी कीमत वसूलेगा। और उस कीमत की वसूल की शुरुआत किस प्रकार हो चुकी है, इस संबंध में मैं अगले अंक में आप सबके जौरे आबंगो जो बतबतो कहें, मेरा अनुरोध है वो जरूर सुनियो। आप सबने सुना, इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय, बोलो बजरंगा बली भगवान की जय।